अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का दंगल एतवार को सजेगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे हैवी वेट्स की एंट्री ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढ रही है तो दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के तगड़े जलसे जारी हैं। आज की खुसूसी निशस्त में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का फातेह कौन होगा। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के जबरदस्त जलसों के बाद हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है। लफ्जी गोलाबारी तेज तर हो गई है। पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 के ताने दे रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम से मुझे क्यों निकाले का शिकवा दोहरा रही हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि 200 मेगावाट लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो बिलावल भुट्टो जवाब मांग रहे हैं कि अब तक बनाया क्यों नहीं है। नाज़रीन, इलेक्शन आते ही हुक्मरान ऑपोजिशन लीडर क्यों लगना शुरू हो गए हैं। विफाक और पंजाब में हुकूमत रखने वाली नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी सरापाए सवाल क्यों हैं, मुझे क्यों निकाला। क्या नवाज शरीफ साहब का आवाम से शिकवा जायज है। बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी से खुफिया मुलाकात का पर्दाफाश होने के बाद क्या वाकई तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। क्या तहरीक इंसाफ को कोई डील मिल पाएगी। पीपल्स पार्टी के बजट से पहले तहफ्फुज़ात दूर होंगे। सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अजीज बतौर तज्ज़ियाकार, सफीना खान साहिबा, उमर दराज गोंदल साहब और उनके साथ साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ बहुत मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सैयद ज़ीशान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अजीज साहब आपके वक्त का। ज़ीशान, क्या देखते हैं कि अब तक की जो सूरत हाल है, यूं ही लगता है कि जो हुकूमत है वो इस वक्त ओपोजिशन का रूप इख्तियार कर चुकी है। क्या इतना कुछ नहीं था इनके पास कि इतने अरसे की कारकर्दगी हो और उसी को कैश करवा लें, ना कि सिर्फ अपनी जो हुकूमत है यूं लगता है कि उस पर भी अब तनकीद इन्होंने शुरू कर दी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया कि जी हवाओं का रुख जो है वो किस तरफ चल रहा है, हवाओं का रुख जो है वो वहां पर जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो तो पीटीआई की तरफ चल रहा है। अब जितनी तेज हवाएं पीटीआई की तरफ चल रही हैं उतनी ही तेज फॉर्म 47 के पंखे लगा के हवाओं का रुख जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जानिब जो है वो मोड़ा जा रहा है। अब ये पहली दफा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी भाई और अपनी बेटी की हुकूमत की कारकर्दगी बताने के बजाय, उनकी अचीवमेंट्स बताने की बजाय वहां पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और गिलगित की आवाम से खड़े होकर पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मियां साहब साथ ये नहीं बता रहे कि मियां साहब आप जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर गए थे वो कैसे हुआ था। मियां साहब ये नहीं बता रहे कि जब ये वापस आए थे और अदालती निजाम एयरपोर्ट के ऊपर कैसे पहुंच गया, ये भी नहीं बता रहे। मियां साहब ये नहीं बता रहे कि एक मफरूर जो मुलजिम था, मुजरिम था, उसने आकर सियासी जलसा कैसे किया, कबूतर कैसे उड़ाए। मियां साहब ये भी नहीं बता रहे गिलगित की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, कि कैसे फॉर्म 47 का जो सिस्टम है वो अरेंज किया गया और इनको जितवाया गया। मियां साहब ये भी नहीं बता रहे कि इनको निकाला किसने था और फिर इनके भाई को 2 दफा वजीर आजम किसने बनाया, इनकी बेटी को वजीर आला किसने बनाया। मियां साहब इस बात का भी जवाब नहीं दे रहे कि गैस के बिलों में 300 से 500% इजाफा किसने किया। मियां साहब ये नहीं बता रहे कि जो हमने महंगाई मार्च किया था 150 के पेट्रोल के ऊपर, उसको 400 के ऊपर कौन लेकर गया। मियां साहब ये भी नहीं बता रहे कि टैक्सेस की भरमार कौन कर रहा है। मियां साहब किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, बस एक ही दुख रो रहे हैं, मुझे किसने निकाला, मुझे किसने निकाला। जनाब मियां साहब आपको उन्होंने ही निकाला जिनकी गोद में बैठ के आज आपके भाई आपकी बहन वजीर आला बनी हुई है। तो ये भी तो लोगों को बताएं ना। मतलब आधा सवाल करते हैं मियां साहब, अपना दुख नहीं बुला पा रहे। भाई वजीर आजम है, बहन बेटी जो है वो वजीर आला है, लेकिन सवाल वही है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उस्मान भट्टी साहब, सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। भट्टी साहब, क्यों अभी तक हमें नजर आता है कि पीटीआई बार बार शिकवा करती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो क्या वजह है। आखिर उनका भी उतना ही हक है, वो भी एक बड़ी और मौसर जमात है उस सारे इलेक्शन में और एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन उनका शिकवा वहीं का वहीं पर। इमरान खान साहब ये भी बता दें कि बनी गाला को लीगल किसने किया। इमरान खान साहब ये भी बता दें कि अदालत में गुट्टू सी किसे कहा जाता था। इमरान खान साहब ये भी बता दें कि इमरान खान साहब जिनको अपनी आंख और कान कहते थे अब उनको जो है वो गालियां निकालते हैं। इमरान खान साहब ये भी बता दें कि 9 मई को आग किसने इस मुल्क में लगाई। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलना, वो इसलिए नहीं मिलना कि जब तक ये माफी नहीं मांगते। कौम ने इमरान खान को अगर वजीर आजम बनाया, जो इमरान खान साहब बिठा के आए थे आरटीएस, वो कोई नहीं बता रहा कि आरटीएस कैसे बैठा था। इमरान खान साहब को, पीटीआई को उस वक्त इजाजत मिलेगी जब ये कहेंगे कि हम इस मुल्क में दोबारा आग नहीं लगाएंगे।
पाकिस्तान का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान। पंजाब में आग लगाई, सिंध में आग लगाई, KPK में आग लगाई, गिलगित बल्तिस्तान में आग नहीं लगाने देगी रियासत। इमरान खान साहब बता दें अपने इन लीडर्स को जो रहनुमा, अभी आप बैरिस्टर गोहर की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गोहर को इजाजत मिली, बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कैंपेन करें। अब ये सलमान अकरम राजा और 2-3 और लोग जो है वो PTI के कल एक सड़क पर खड़े हो गए, पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े हो गए, हमें इजाजत दी जा रही। भाई पुलिस ने इजाजत देनी है आपको इलेक्शन कैंपेन की, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहां पर दरख्वास्त दें, जो एक लीगल प्रोसेस है, उसके बाद आप आके बात करें। मगर सिर्फ और सिर्फ PTI को शौक है कि प्रोपेगेंडा कैसे करना है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कैसे करनी है, व्यूज कैसे लेने हैं। ये अब जमात हो गई है असल में सोशल मीडिया की, अवाम में पजीराई नहीं है। लेकिन भट्टी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं ना मिली। चलें सर, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी अगर ये 9 मई में माफी तो मांगे। अच्छा, 9 मई की माफी नहीं करेंगे, ठीक है। हम गिलगित बल्तिस्तान में फौज पर हमले नहीं करेंगे। उमर दराज गोंदल साहब, यही सारी सूरत हाल, क्या समझते हैं कि क्या उस 9 मई की वजह से अब भी इस वक्त भी इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए है, और क्या ऐसी जरूरत पड़ गई इस वक्त इस सारी सूरत हाल में कि बड़े जो बुर्ज हैं उनको उतारा गया है? नवाज शरीफ साहब इस पूरे इलेक्शन में उतरे लेकिन उनके मुखालिफ इमरान खान साहब तो है नहीं, तो फिर इतना बड़ा नाम उतारने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरा ख्याल है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज्यादती की गई है जो उनको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भेजा गया। और देखें, वो आज भी तकरीर 2017 की तकरीर कर रहे थे, क्योंकि उनकी तकरीर लिखने वाले मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वो आज भी ये पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों निकाला, तो लोगों ने कुछ नहीं किया। ये मियां साहब का शिकवा है, लेकिन मियां साहब को बताना चाहिए कि जाहिर है कि आपको पीपल्स पार्टी ने या तहरीक इंसाफ ने या किसी और ने तो नहीं निकाला ना। अब आपका जिनसे इल्जाम है या जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनसे ये पूछें, उनसे ज्यादा ये ना पूछें मुझे क्यों निकाला है, उनसे ये पूछें कि आपको वापस क्यों लाया गया। उनसे पूछें कि आपसे कबूतर उड़वाए गए, आपकी रियासती लॉन्चिंग की गई, आपको लाहौर के शाही किले में कमिश्नर लाहौर की तरफ से हाई टी दी गई, लेकिन फिर 8 फरवरी को क्या हुआ? फिर आपसे पूछा जाना चाहिए कि ज्यादा आपको निकाला जाना ज्यादा खौफनाक था, या फिर आज आपकी साहबजादी वजीर आला है, भाई आपके वजीर आजम है, आपके पिछले 5 साल से जो आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, 500 बजट है, 3.5 साल गवर्नमेंट अगर आप टोटल मिला लें, तो ये गवर्नमेंट किसने आपको दी है? जिन्होंने निकाला उन्होंने दी है, क्या वही आपको वापस लेके आए हैं? और फिर आपको अगर निकाला गया है तो फिर आपके लिए किसी और को क्यों निकाला गया, उस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। एक बात मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं कि ये जो बातें होती हैं कि इस चीज से माफी का फलाम माफी, देखिए जो रियासत होती है वो लोग होते हैं और लोग फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक नारा लगाया, मुस्लिम लीग नून ने नारा ये लगाया कि देखिए हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले। और ये नारा लेकर वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के आम इंतखाबात के अंदर गए, और वो पार्टी, वो मियां नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे तो मरी से शायद खाकान अब्बासी को लाहौर से जितवा लेते थे, वो चाहते थे तो सिंध से किसी रहनुमा को लाकर नारोवाल से जितवा लेते थे। बदकिस्मती से वो मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ जो आज पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला गया, वो बदकिस्मती से मानसेरा की सीट को मान गए। बाकी लाहौर की जो सीट है सारे लोग जानते हैं, इस पैनल में बैठा हुआ कोई शख्स फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर फैसला कर ले वो फैसला उसमें कौन जीता है। तो लोगों ने इस बयानिए को जो मुस्लिम लीग नून इस लाइन के साथ गई थी उसके ऊपर उनको वोट नहीं दिया। सो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों का फैसला इंपॉर्टेंट है। मेरा फैसला या इस पैनल में बैठे किसी भी मौजूद शख्सियत का या कोई भी शख्स जो है जो हम इत्तेफाक करे या इख्तिलाफ करे उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग जो फैसला करेंगे, लोग जिसके ऊपर मोहर सब्त करेंगे, हाँ ये जरूर होना ठीक होगा, बिल्कुल ठीक। आपने आगे बढ़ना, जरा एक चीज जरा वैसे सलमान ले लीजिएगा जी। अगर आप समझते हैं 2018 का इलेक्शन ठीक नहीं था, कोई और इलेक्शन ठीक नहीं था, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या जो भी हुकूमती अरेंजमेंट है उनको कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक ऐसा इलेक्शन करवाना चाहिए जिसपे उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी तो चले कंसर्न्स का इजहार कर रही है, उनके मुखालिफिन भी वावा कर उठे और दुनिया में मिसाल दी जाए कि साफ शफाफ इलेक्शंस कैसे होते हैं, और उन साफ शफाफ इलेक्शंस में लोग जो फैसला करें उसको दिलो जान से कबूल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलें, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें सफीना खान साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। सफीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
किस तरह से देखती हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, पाबंदे सलासल हैं, और ऐसे मौके पर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की एंट्री हो जाती है और एक हैवी वेट जो है वहां पर आप समझ लें कि कैंडिडेट को उतार दिया जाता है, लेकिन उनके मुखालिफ कोई नहीं है। तो क्या ये अब ये जो 7 जून है इस पर भी कोई 8 फरवरी तो नहीं होने वाला, क्योंकि दोबारा से अब लोगों के वही शिकवे हैं, वही गिले हैं, खासतौर पर पीटीआई के, कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, एक बात सलमान, आप याद रखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये बार बार चैप्टर दोहराए जाते हैं, बार बार सेम नारे, नेम शेम करना, दोबारा से अपने आप को मजलूमियत का कार्ड खेलना। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एक टारगेट होता है और एक विक्टिम होता है और एक जो है वो बताया जाता है कि यही इज द विलन। सो इस दफा विलन जो है वो पीटीआई वाले बना रहे हैं, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, और दूसरी जो इनके इत्तेहादी लोग हैं उनको, और खुद विक्टिम प्ले कर रहे हैं। माजी में यही जो विलन थे और बाकी विक्टिम थे। सो मैं अगेन कहूंगी, जीरो सिंपैथी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि क्या होने जा रहा है, पीटीआई क्या करने जा रही है वहां पर, पीटीआई जनाब बाइकआउट करने का सोच रही है। वो समझ रही है कि बाइकआउट करके हम अपने उस एम्बैरेसमेंट से बच सकते हैं जो इन्होंने एक फिनोमेना बनाया हुआ था, जो इन्होंने चैंटिंग कर करके लोगों को बार बार रिपीट करके कि शायद वी आर द मोस्ट फेवरेट एंड लाइक पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, वो मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, डिमोलिश होता हुआ बाइकआउट करने जा रहे हैं। तो ये बार बार क्यों ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है कि हम हार जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर ये मिथ ही क्यों फैलाई जाती है कि जीतने वाला जो होगा, हम अगर जीत जाए तो साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे, अगर हम हार गए तो जनाब हमारे साथ धांधली हुई है। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें ये कहा गया हो कि ये इलेक्शन रिग्ड नहीं था, तो मुझे बता दे तो हम भी मान लेते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने हारना ही है पीटीआई ने, और ये सारा जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हार है सामने, तो फिर नवाज शरीफ साहब को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना आसान इलेक्शन था कि इन्होंने हारना ही था, तो फिर उनको क्यों इन करवाया? क्यों वो एक होल्ड ऑन सलमान, क्यों नवाज शरीफ अपना मैदान खुला छोड़े जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आई है अपने आप को शाइन करने की, लोगों के सामने आकर खुल के खेलने की, तो वो क्यों नहीं खेलें? वो कम अकल होंगे जो कहेंगे इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब ना जाए, मरियम नवाज जाके तो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन नहीं कर सकती हैं। नवाज शरीफ साहब द ओनली वन जो जाके खुल्लम खुल्ला ओपनली प्ले कर सकते हैं, तो वो बड़ी स्मार्ट मूव है इनकी। आप लोग समझते हैं कि जो मैं और आप जैसे ताने देते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत खामोश हैं, वो बोल नहीं पाएंगे, अब उनको जब टाइम मिला खेलने का वो जाके खेल रहे हैं। ये उनकी चॉइस है ना कि अगर वो खेल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी तौर पर कोई कदम तो नहीं है कि वो जाके वहां पर इलेक्शन के अंदर कैंपेन नहीं कर सकते। तो वो कर रहे हैं, ये उनका चांस है, ये उनका मौका है, वो उसको प्ले कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान अजीज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉर्म 47 का जिक्र किया है कि जनाब उसका वो बंदोबस्त कर लेंगे। तो जहां पर वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं तो क्या इलेक्शन शफाफ होंगे? और दूसरी बात यही कि क्या पीटीआई वाकई बाइकआउट का सोच रही है इलेक्शन का? सलमान साहब, एक तो बिलावल साहब वहां पर नारे लगा रहे थे कि जी हम गिलगित को सिंध बना देंगे। भाई आप गिलगित को सिंध खुदा का वास्ता है ना बनाएं, बराए मेहरबानी। वहां पर बच्चे अगर गटर में नहीं मर रहे, वहां पर अगर सड़कें नहीं टूटी फूटी, वहां पर अगर लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, वहां पर अगर माहौल ही ठीक नहीं है, तो आप कम से कम गिलगित को तो वो ना बनाए। फिर मियां साहब जो है वो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि जी हम इसको पंजाब बना देंगे। भाई आप पंजाब इसको कैसे बना देंगे? अवाम का इस वक्त आप हाल पूछें, इनमें से कोई एक बंदा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो जो ये क्लेम करती है कि वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो चाहे पीएमएलएन हो जो ये क्लेम करती है कि जी हमने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, अवाम के पास जो कहने के लिए है ना, वो सिर्फ ये है कि मियां साहब वहां पर खड़े होकर बहुत जबरदस्त किस्म की तकरीर करें और वहां पर खड़े होकर वो ये बोले कि अवाम आपने घबराना नहीं है, पेट्रोल अगर 150 से 300 के ऊपर 400 के ऊपर चला गया कोई मसला नहीं, आपके वजीर आजम को सलूट पड़ रहा है और ट्रंप भी उसका नाम ले रहा है। गैस के बिल 300 से 500% हो गए हैं, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि वजीर आजम साहब को सलूट पड़ रहा है और ट्रंप उसका नाम भी ले रहा है। टैक्सीज हमने आपके ऊपर डबल ट्रिपल कर दी है, पेट्रोलियम लेवी कहां पे पहुंच गई है, बिजली के बिल कहां पर पहुंच गए हैं, परेशान नहीं होना। गंदम कहां पर पहुंच गई है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके वजीर आजम को सलूट भी पड़ रहा है और ट्रंप बार बार नाम भी ले रहा है। मतलब अजीब किस्म की हैरानी है। और मैं तो हैरान हूं कि पीटीआई अगर ये इलेक्शन हार जाती है, आप देखें गिलगित की एक एक गली एक एक कोने के अंदर ये जो पीटीआई है कितने बड़े बड़े जलसे कर रही है। मतलब इस वक्त जितना भी मीडिया है वहां पर पीटीआई के जलसे चल रहे हैं, बड़े से बड़ा जलसा जो है वो पीटीआई का है। पूरी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो वहां पर कैंपेन कर रही है। तो उसके बाद साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं, पीटीआई कितनी सीटें निकाल देगी? क्या ओवरऑल आप समझते हैं कि सूरत हाल? फॉर्म 47 का जब तक पंखा चलता रहेगा तब तक पीटीआई वहां पर मेरे ख्याल में खड़ी हो पाए, वो बड़ी बात है। ये जो हवाओं का रुख जो फॉर्म 47 के बड़े बड़े पंखे लगा के चलाए जा रहे हैं, तब तक जो है वो ये वहां पर इलेक्शन में अंदर ही घुस नहीं पा रहे, तो इलेक्शन जीतने के ऊपर तो मैं क्या ही कहूं। आप देखें 8 फरवरी के ऊपर
ये जो बात हो रही थी 9 मई के ऊपर, जरा एक लाइन ले लें। 9 मई को कहा जाता है कौमी सानिया है, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं कि ये कौमी सानिया है, लेकिन कौमी सानिया का फैसला किसने करना है? कौम नहीं करना है ना। तो 8 फरवरी को उन्होंने फैसला कर दिया, उन्होंने उठा के सारे का सारा वोट जो है वो इमरान खान को दे दिया। अब भाई कौमी सानिया कहां रह गया? अब चीजें कहां रहेगी? जो कौम डिसाइड कर रही है उसको वो कर लेने दो। अब फिर आप 7 जून को दोबारा 8 फरवरी वहां पर दोहराने के लिए जा रहे हैं। अजीब, इनकी मुझे मंतक ही नहीं समझ में आ रही है। और दूसरा फिर ये कह रहे हैं, मियां साहब को कह रहे थे कि जी मियां साहब डील करके खामोश होकर बैठे हुए हैं। भाई मियां साहब तो ये तो पहले बताए ना कि बाहर किससे डील करके गए थे। ठीक, बाहर जाकर जो नारे मारते थे, यहाँ पर वो नारे क्यों नहीं मारते? बाहर खड़े होकर जो नाम लेते थे, मेरा फलां ने गवर्नमेंट गिराई, फलां ने मेरी गवर्नमेंट लगाई, यहाँ पर आकर उनको चुप सादगी है। वो कुछ चंद महीनों के बाद बाहर निकलते हैं, मियां साहब को धूप लगवाई जाती है। उस धूप लगवाने में भी मियां साहब को वो जो ट्रॉमा मिला हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला, कोई उठा के गर्दन पकड़ लेते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा उमर दराज गोंदल साहब, एक और जो चीज हमें यहां पर नजर आती है कि यूं लगता है कि इस वक्त जो हुकूमती जमातें हैं वो वहां पर इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो ऑपोजिशन की जमातें हैं। वो सारी तनकीद, वो सारी चीजें कि जो कि ऑपोजिशन की जानिब से आनी चाहिए वो उनकी जानिब से आती हैं। और क्यों अब तक पूरा निजाम मिलकर भी पीटीआई का जो एक नैरेटिव है यूं लगता है कि उसको शायद शिकस्त नहीं दे पाया? तो क्या वजह है, क्या कमियां हैं इनमें? आज बिलावल साहब की आज की स्पीच बहुत दिलचस्प थी। वो कह रहे थे कि वो मंशूर जमातों की बात कर रहे थे और कहा कि अवाम दुश्मन मंशूर वाली जमातें। अच्छा कमाल बात ये है कि वो जिनकी बात अवाम दुश्मन मंशूर की बात कर रहे हैं उनको इस्लामाबाद में वोट देंगे। यानी इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इस्लामाबाद में इत्तेहादी है, एक दूसरों के वोटों से हुकूमतें बनती हैं, तरामीम होती हैं, बजट पास होता है। लेकिन जब ये जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तो हमें बताया जाता है कि भाई देखो ये कराची को, ये गवादर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। भाई इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है? और आप दोनों जमातें जो अवाम के सामने लेकर गए हैं, जिस तरह से बिलावल साहब फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून कहती है जी हमारे पास महंगाई खत्म करने का है तो 100 बिस्मिल्लाह। भाई अगर आप दोनों के पास कोई चीज है तो उसको खुदारा इस्लामाबाद में नाफिज करो। शहबाज शरीफ 5वीं बार बजट पेश करने वाले वजीर आजम है मुसलसल। पाकिस्तान में 5वीं बार किसी वजीर आजम ने बजट पेश नहीं किया, ये शहबाज शरीफ ने करने जा रहे हैं। अगर 5वीं बार भी बजट पेश करके आपसे डिलीवर नहीं हो रहा तो हुजूर ये कंपनी आपसे नहीं चलेगी, आपसे नहीं चल पा रही। आपने सिर्फ नारे लगाए कि हम सियासत को कुर्बान करेंगे, हम रियासत को बचाएंगे। ना आप सियासत को बचा पाए हैं, ना आप रियासत को बचा पा रहे हैं, इसलिए आप डिलीवर नहीं कर रहे। मियां नवाज शरीफ साहब गए थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनको कहना चाहिए था कि मुझे वोट दो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं नहीं देखो जी पंजाब को हमने यूं, भाई अच्छी बात है पंजाब में भी काम हो, हर जगह हो, जहां पे भी हो। ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी गवर्नमेंट समझती है, विफाक में अपनी गवर्नमेंट नहीं समझती? मुझे बताइए कि आपको नहीं जाना चाहिए था, बताना चाहिए कि हमें शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वोट दो, हमारी कारकर्दगी ये है। देखो आज आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, आज महंगाई कम हो गई है, लोगों की जिंदगी आसान हो गई है, सो हमें इस कारकर्दगी पे बुनियाद पे वोट दो। भाई आप ये अजीब खेल खेल रहे हैं। इस्लामाबाद में आप हुकूमत में इत्तेहादी है, गिलगित बल्तिस्तान में आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उस्मान अहमद भट्टी साहब, अभी हमने एहसन इकबाल साहब का भी वो बयान देखा, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे तो 200 मेगावाट का अगर जो है वो बिजली पैदा करने का अगर मंसूबा लगाना है, हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो सर ये बाएं हाथ का खेल ये इलेक्शन में क्यों नजर आता है? इलेक्शन जब आएंगे तभी वादे होंगे कि 200 जो है यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। आज भी वही तकरीरें इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत हैं जो हमने देखा कि जो कि इस वक्त करता धरता है उनको मुंह चढ़ा रही हैं। लेकिन यूं लगता है कि शायद आवाम की ये समझी जाती है कि ये मेमोरी इतनी कमजोर है कि वो बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया तो कुछ भूलने नहीं देता। कियानी साहब, जब मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत देने की बात कही तो इमरान खान साहब और उस वक्त के जो इनके साथ बड़ा इनका एनेक्सिस था, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, अनगिनत एक लिस्ट है पूरी मुस्लिम लीग नून को इमरान खान ने अंदर कर दिया था। उस वक्त इनको वोट को इज्जत देने की बात याद नहीं आई पीटीआई को। ना अब जैरेड कुशनर इनको बचा सका, ना बाबा रहमत बचा सका, ना इनको जो है वो अब कोई बचाने वाला रह गया है। इसलिए ये अब ना खवास बागता है क्योंकि अब इन पर फैज़ खत्म हो चुका है, फैज़ खुद अंदर है। अब इनको ये लगता है कि सारा कुछ पता नहीं मुल्क में अंधेरा ही हो चुका है। यूं बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं इमरान खान साहब के दौर में यहाँ दूध की नहरें बहती थी। बात यह है आइडियल हालात कहीं पर भी नहीं है, पंजाब में भी आइडियल हालात नहीं है। ये मैं मानता हूँ महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है। इस वक्त अमेरिका में हर एक घर
کا خرچہ جو ہے وہ $450 جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور گلگت بلتستان کی آپ نے بات کہی کہ آپ نے کہا کہ 200 میگا واٹ کا وہاں پر وہ منصوبہ بجلی کا لگا سکتے ہیں. جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ پوری دنیا کے جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ عوام کی اٹریکشن لینے کے لیے ایسے وعدے کرتے ہیں. مگر آپ یہ بتائیں کیا پنجاب میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ کیا وفاق میں بہتری نہیں ہے؟ کیا آج پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں سیر فہرست نہیں ہے؟ دیکھیں مہنگائی کا فینومینن ہے. میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے ایگری کرتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر چیزیں حالات وقت کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ضد سے ملک نہیں چلتے. بالکل ٹھیک. اچھا سفینہ صاحبہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو آگے بھی یہی جو کمپنی ہے چلتی نظر آتی ہے اور نواز سرکار جو ہے وہ اسی طرح سے آگے کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ سلمان کمپنی تو یہی چلے گی, چہرے بدل سکتے ہیں لیکن کمپنی یہی چلے گی. آپ نے ایک بات کی کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر چکی ہے تحریک انصاف. اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کے پی کی کا سی ایم جو ہے وہ 10 بندے اکٹھے نہیں کر سکتا. پوری مشینری یوز کرنے کے باوجود بھی کے پی کی عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان کی گورنمنٹ وہاں پر ہے, تو انہوں نے کیا عوام کو ریلیف دے دیا؟ انہوں نے کون سے ایسے طوفانی میئر لے کر جو ہے لوگوں کے میں کہتی ہوں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. آپ لوگ ایک وائی یو گائز آر بیہیونگ لائک اے چائلڈ. گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پر جس کی حکومت ہے اسی کو کرٹیسائز کیا جائے گا. پنجاب کا سی ایم یا پنجاب کی گورنمنٹ وہاں پر جا کے جو ہے اپنے مخالفین کو ہی ٹارگٹ کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا سندھ والے وہاں پر جا کے نون لیگ کو ہی ٹارگٹ کریں گے, کے پی کی کے اندر بیٹھے ہوئے وہ دونوں کو ٹارگٹ کریں گے. سب یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے اپنے صوبوں میں دودھ اور شہر کی نہریں بہا دی ہیں, یہاں پر بھی ہم بہانے آ رہے ہیں. کے پی کی اندر کیا اکھاڑ لیا؟ پچھلے 15 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, ان کو کیا ریلیف مل گیا؟ آپ یہ بھی تو سوچیں. اب پنجاب کو کمپیئر کرتے ہیں, جی بہت بری ہے مریم نواز لیکن بیٹر ہے وہ باقی صوبوں سے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے میئرمنٹ لینے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہم نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے. تو بلائنڈ آگے رکھ کے ایک ٹاؤٹ بن کے ایک کلٹ بن کے بات کرنے سے بہتر ہے آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ جو بیٹر پرفارم کرے گا اس کو ملے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی ظلم ہے, کوئی مظلوم ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو نائلوں کو ووٹ کرنے, پاکستان کی عوام بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں وہی حکومت بناتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی, کیا نون لیگ وہاں پر حکومت بنا پائے گی؟ اسی پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے ہونے والی گفتگو. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید ذیشان عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب, ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اب جب اس پورے کیمپین میں حصہ لینا ہے تو وہاں پر وہ این او سی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں اور ان کو این او سی جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سارے معاملات اگر وہ چلاتے ہیں آگے. تو کیا پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہے کہ پی ٹی آئی بھی رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتی؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ نظام ان کے تابع ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایک پراپر چینل سے چلیں تو ان کو بھی یہ ساری سہولتیں میسر آ جائیں؟ اب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا, اب آپ کو آواز کلیئر پہنچ رہی ہے میری؟ ہلو, نہیں, میرے خیال سے ذیشان صاحب کو آواز نہیں پہنچی. جی عمر دراز صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا میرا سوال. ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جب تک تھرو پراپر چینل سارے معاملات کو نہیں نمٹایا جائے گا تو ایسے سلسلے کیوں ہوں گے کہ پھر تو پھر گلے شکوے تو بنتے رہیں گے آپ کے؟ نہیں سلمان, یہ وجہ نہیں ہے. دیکھیں قانونی ضابطے پہلے بھی انہوں نے پورے کیے, چونکہ یہاں پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور نہیں دی جائے گی. یہ کیٹیگوریکلی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں, وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کو سپیس پلیٹ پہ رکھ کے تو نہیں ملتی, لینی پڑتی ہے. بات بڑی سادہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہو بھی نہیں رہا, ماضی میں بھی یہ ہوتا آیا ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی جو آؤٹ کم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے 8 فروری کے اندر ایک پوری کی پوری مت اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی کہ سیاسی جماعت اگر اس سے انتخابی نشان لے لیا جائے تو شاید پاکستان کے لوگ اتنے باشعور نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے ووٹ کریں گے, لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیں گے, کیمپین نہیں کرنے دیں گے تو سب کچھ ہوگا. لیکن ہم نے یہ دیکھا نتائج وہ نہیں آئے.
इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है। वहां पे लोग बड़े बाशऊर हैं, लोग समझते हैं ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। 8 फरवरी का इलेक्शन भी पाकिस्तान में आपने देखा कि रिवायती मीडिया के ऊपर तो नाम नहीं चल सकता, तस्वीर नहीं चल सकती, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ, वोट किसके नाम के ऊपर पड़ा, ये सबको पता है। सो सेम केस विद गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे भी यही होना है। ये हमारी गलतफहमी है, ये सिस्टम। देखिए बात क्या है, बात ये है कि जो फैसला करने वाले लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है, या पाकिस्तान की जो कौम है, वो बहुत आगे जा चुकी है। वो चीजों के साथ वो है, सिंक्रोनाइज्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं बन रहे, और इसी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है। इंतखाबी निशान लेना पड़ रहा है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इवन स्पेस नहीं दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ टूटी फूटी फील्ड दे दे ताकि कुछ का मसले का हल निकले। असल बात यह है कि किसी की जिद और अना एक तरफ है, और लोगों का जो शऊर है या उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है वो दूसरी तरफ है। और सो अनाएं नहीं जीतती, हमेशा विजडम जीतती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सफीना साहब, एक और जी 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 जीशान साहब, ये इसके ऊपर ले लें। ये मुझे बताएं कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, इसमें एनओसी का इशू था। इसमें कितने पीटीआई को जलसे करने की इजाजत थी? इसमें कितने पीटीआई को के लोगों को रैली निकालने की इजाजत थी? कितने पीटीआई के लोगों को कैंपेन करने की इजाजत थी? कितने पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको जाकर अपने जो फॉर्म थे, लेकिन जीशान साहब, कोई एक तरीकेकार के तहत एक ढंग से एनओसी के लिए तो अप्लाई कर लेना। 8 फरवरी से पहले कितने एनओसी की जरूरत पड़ी थी सर, ये बता दें। जब नहीं देनी, जब तय कर लिया किसी ने कि जी नहीं देनी स्पेस, तो फिर आप जो मर्जी कर लें सर। जब लोगों को फॉर्म जमा कराते हुए आरओ ऑफिस के बाहर से उठाया गया था, पंजाब में 8 फरवरी से पहले कितने लोगों ने एनओसी के लिए ऊपर जाकर जो है वो पीटीआई ने जलसे कर लिए थे? कितनी इन्होंने रैलियां निकाल ली थी, मुझे आप बताएं। कोई अपनी गली में, मोहल्ले में बाहर निकलता था, उसको उठाकर लेकर जाते थे। मसला एनओसी का नहीं है, मसला यह है कि वजूद बर्दाश्त नहीं है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जिसने पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी वजूद के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। अब अगेन तो जीशान साहब, यहाँ पे भट्टी साहब ने एक अच्छी ऑफर नहीं दे दी। उन्होंने कहा जी माफी मांगे, आगे चलें, मामला पिछले खत्म करें, आगे का सफर शुरू हो। मैंने तो भट्टी साहब को कहा था, भट्टी साहब सीनियर हैं, भाई हैं, भट्टी साहब अवामी सानिया था, और मैं तो इस अवामी सानिया के ऊपर बिल्कुल साथ हूं। इसके ऊपर फैसला अवाम ने करना था। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला कर दिया इमरान खान के हक में। अब और क्या करना है आपने? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੁਸੇ रहो, नहीं जी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भाई वो जेल में बैठा हुआ, जाके मंगा लो उससे माफी। मांगने तो नहीं ना मांगनी माफी। अब अगर मेरे माफी मांगने से मामला हल हो जाते हैं तो मैं मांग लेता हूँ भाई। मैंने तो नहीं ना कुछ किया। जेल में बैठा हुआ, जाके उससे माफी मांग लें या उससे मंगवा लें। ठीक हो गया, चलें, ठीक है। सफीना साहबा, अब एक और खबर जो है जिसमें मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर साहब से, और यही कहा जा रहा है कि अमूमी तासुर कुछ गुफ्तगू हुई, और इसी में फिर हमने देखा कि एक अफवाह ये भी है कि साबिक एक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी अडयाला में मुलाकात की है। तो क्या समझती हैं, क्या अब बर्फ पिघलने जा रही है, कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे? सलमान, मेरा फ्रॉम वन डे एनालिसिस बड़ा डिफरेंट रहा है। मैं चैंटिंग वो नहीं करती हूँ जो मजमा कर रहा होता है। मेरा पहले दिन से बिलीव है कि पीटीआई को अकोमोडेट किया गया था इलेक्शंस के अंदर, पीएमएलएन को कट टू साइज करने के लिए, पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करने के लिए। पीपल्स पार्टी को जानबूझ के एक सूबे की हुकूमत दी गई थी ताकि पीएमएलएन भी औकात में रहे, पीपल्स पार्टी भी औकात में रहे, और सब अपने अपनी जगहों पर बैठकर जो है वो रियासत अपने तरीके से इन तमाम कठपुतलियों को। केपीके में भी आप कहती हैं हुकूमत उनको दी गई है? मैं तो पहले बिल्कुल, मेरा तो फर्मली बिलीव है पहले दिन से, वरना जादू सिर्फ केपीके में चलना था। बाकी जगहों में जाहिल रहते हैं पीटीआई के कारकुनान, जिनको पता नहीं चला कि कौन सा वोट कहां डालना है। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ केपीके में ही इनका वोट बैंक था, तो वही चला ना। फिर अगर मैं आपकी मिथ को मान लूं तो फिर इसका मतलब वही पढ़े लिखे लोग थे। बाकी पूरे हिस्से में पाकिस्तान के जहां लोग रहते हैं पीटीआई के, वो पहचान नहीं सके, वो इतने आइडियलाइज नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी में इतने नहीं थे। पीटीआई वालों का मौकफ ये है कि वहां पर हमने धांधली नहीं होने दी। एक्सक्यूज मी, आप धांधली नहीं होने दी तो फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में भी करके देख लेना, रोक के देख ले। देखिए, रियासत बड़ी ताकतवर होती है, अगर वो चाहे तो पीटीआई को एक भी सीट नहीं ले जाने देती। ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है, ले जाने दी, क्योंकि उनको यही सूट करता था। अच्छा, आपका क्या ख्याल है पीटीआई को? अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर साहब वाले और मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात, मैं बड़ी ब्रूटल होकर आपको एक एनालिसिस बता रही हूँ। आपका क्या ख्याल है कि केपीके भी छीन लेते ताकि नून दोबारा नंगा नाच नाचती, पीपल्स पार्टी दोबारा नंगा नाच
थी, दोबारा टू पार्टी सिस्टम की तरफ चला जाता मुल्क। तो ये नहीं होना था। आप लोग अच्छा सलमान साहब, फैंटेसी में मत रहे एक ऐसी चीज में जो मुझे हजम नहीं होती है। रही बात अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा पहले सफीना साहबा एक ब्रेक ले लें क्योंकि टाइम बहुत महदूद है प्रोग्राम का। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू इसी तरह से जारी रहे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, आपने तो देखा कि सफीना साहिबा ने तो पीटीआई की केपीके में जो जीत थी उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वो तो कहती हैं कि ये उनकी जीत थी नहीं, उनको दी गई। तो ये तो फिर एक बड़ी इनायत है कि पूरे का पूरा सूबा दे दिया गया पीटीआई को। मैं आपकी इजाजत हो, सफीना साहिबा की इजाजत हो, मैं उनसे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। ये 2018 की गवर्नमेंट खान साहब को किसने दी थी सफीना साहिबा? उन्होंने अब दी है, जिन्होंने अब दी है। और ये जो 2024 में पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी, नहीं ठीक है ये 2024 में पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को, अच्छा 2024 ओह सर सुन तो ले सकीना साहिबा, 2024 में इनको पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को किसने दी? जिन्होंने पीटीआई को दी। और गिलगित के अंदर कौन देगा? वही जिन्होंने इन तीनों को दी। तो आप ऐसे ही क्यानी साहब लगे हुए हैं, आपका प्रोग्राम मैंने 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, आप हमें डिबेट करने के ऊपर लगे हुए हैं कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। आप सफीना साहिबा से पूछ रहे थे कि भाई किसने देनी है गिलगित की अंदर, तो वो आपको बता रही थी। आप पिछले 1 घंटे से लगे हुए हैं पूछने के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जीतेगी, पीएमएलएन जीतेगी, पीटीआई जीतेगी। जान साहब फिर पॉपुलैरिटी किधर चली गई? सारी पॉपुलैरिटी, सारी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस हैं जो बताई जाती हैं, जो बताया जाता है कि जनाब इस हद तक मामला चल रहे हैं और इतनी हवा चल रही है, वो किधर चली गई फिर सारी? हाँ, सर मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि जब वो कह रही हैं कि देनी ही उन्होंने नहीं है जिन्होंने 2024-2018 की दी है, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर पॉपुलैरिटी क्या करेगी? पॉपुलैरिटी ने 8 फरवरी में क्या कर लिया? पॉपुलैरिटी ने 8 फरवरी में क्या कर लिया? पहले दिन से मानती हूँ मैं, तो मैं पहले दिन से विजन मानती हूँ ये चीजें। आप लोग आप मान रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे, देखिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये क्लैरिफाई कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। आपको अब लग रहा है, आपको अब लग रहा है, मुझे तो पहले दिन से बताइए सियासतदान भिखारी हैं, उनके घर पे जाते हैं न्यूट्रल है नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। आपने एक घंटा बिठा के 4 लोग डिबेट करवाई है, वो खत्म हो गया प्रोग्राम आपका। बिल्कुल ठीक। नहीं चलें जी, ठीक है आगे चलते हैं। उमर दराज साहब, अभी हमने देखा कि वही जो गुफ्तगू हो रही थी मोहसिन नकवी साहब की और बैरिस्टर गौहर की होने वाली वो मुलाकात, क्या समझते हैं? कुछ बर्फ पिघल रही है, कुछ मामला बेहतरी की जानिब इन दोनों के दरमियान जा रहे हैं? नहीं सलमान, ऐसी कोई सूरत फिलहाल नहीं है ना मुझे लगता है, या मेरा कम से कम मेरी जहां तक अप्रोच है, मुझे इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो रही है और क्यों हो। ग्राउंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आता है जब ऐसी चीजें होती हैं। अभी तक कोई मुलाकात का इम्कान कहीं दिखाई नहीं दिया। आपने देखा कहा गया कि ईद के ऊपर मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात नहीं हुई। हमने देखा कि गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी तहरीक इंसाफ को जिस तरह से एंटरटेन किया जा रहा है, बहुत वाज़ेह इंडिकेटर्स हैं कि किसी किस्म की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वही है कि डंडा चलेगा और डंडा चलते चलते इतना चला है कि डंडा तो चल रहा है, मुल्क नहीं चल रहा। सो डंडा चलाएं, जरूर चलाएं, पहले से तेज चलाएं, तगड़ा चलाएं, लेकिन खुदारिश मुल्क को चलने दे। और मुल्क चलने के हवाले से आप देख लीजिए, पिछला जो आपका महीना था, जो गवर्नमेंट का नंबर अपना है, ये पिछले 23 महीनों का महंगा तरीन महीना था। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसमें 13% कमी आई है, जो बिजली की खपत है उसमें कमी आई है। पाकिस्तान में ईद होने के बावजूद रेमिटेंसेस कम है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की परचेसिंग पावर है, ईद के ऊपर आपने खरीदारी देखी, उसमें कमी देखने को मिली है। तो डंडा जरूर चलाएं, जितना तगड़ा चला सकते हैं वो आप पिछले अरसे से हम किसी को स्पेस नहीं देंगे, लेकिन इस मुल्क को स्पेस जरूर दें, इस मुल्क के गरीब आदमी को स्पेस जरूर दें। इस मुल्क को जी ज़मीना साहबा क्विकली हाँ। मैं क्विकली आप तमाम पैनलिस्ट को, जो भी पीटीआई के लोग हैं, अगर आज इमरान खान जेल से निकल आए तो क्या करेंगे? पेट्रोल 10 रुपए का कर देंगे, पाकिस्तान में महंगाई सारे तजियाकार हैं यहाँ पे, कोई पीटीआई का नहीं है। सभी लोग जो समझते हैं ना कि बड़ा पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, कोई बोल नहीं सकता,
आप तमाम लोग आके हर रोज मीडिया के ऊपर आप अपनी मर्जी का बयानिया बोलते हैं। आप लोगों को कभी किसी ने धमकी दी कि ये मत बोलना वो मत बोलना? तो ये खुदारा आप लोग भी अपने दिल के अंदर से ना ये निकाले एंटी, और जनाब हम बड़े इनकलाबी हैं। कोई इनकलाबी नहीं है, ना आप लोगों को कोई रोकता है ना आपको कोई टोकता है। अगर आपको कोई अपनी मर्जी की लाइन देता है और आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये वाकई रोकना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहिए इस तमाम सूरत हाल में। जी 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 उमर। अच्छा सलमान साहब, लोगों को जब बुलाया करें उनको बताया करें कि यहाँ जो जर्नलिस्ट मौजूद है, प्रोफेशनल जिनका करियर है, अगर किसी का किसी से ताल्लुक है तो इसका मतलब ये नहीं है वो सबके कपड़ों के ऊपर छींटे फेंकेगा और उसका ख्याल है कि मैं हूं तो मैं सबको कहूंगा। मेरा ख्याल थोड़ा सा ख्याल और लिहाज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब यहाँ पर मोतबर सहाफी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, मैंने कहा कि सलमान अगर साहब, किसी की किसी के साथ सिंपैथी है तो ठीक ठीक ठीक। सलमान साहब मुझे ये बताएं, क्या इमरान तो बहुत खान ज्यादा हाइपर हो जाते हैं ना सारे सुनते ही। नहीं सब अपने नहीं हाइपर कोई भी नहीं हुआ। आपने वर्ड किसी यूज को किया कि सिंपैथी पीटीआई के है जितने तो। भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने ये वर्ड यूज किया। आपको तो यहाँ पर किसी ने नहीं सिंपैथाइजर, कहा कि आप सिंपैथाइजर, सबके सब सीनियर तजियाकार बैठे हैं यहाँ पे। जी बड़ी साहब, अच्छा, मैं सीनियर नहीं हूँ। हम भी भाई साहब प्रोफेशनल ही हैं, हम भी यहाँ पर भीख में लेके नहीं आए हुए हैं। चले ठीक है, हमारे टट्टू बना के नहीं बिठाया गया। हमारे भट्टी साहब तो एक सीनियर तजियाकार बैठे हैं, उनको जरा उनसे। अच्छा, क्यानी साहब सब जर्नलिस्ट हैं, भट्टी साहब सकीना साहबा, जिशान साहब, उमर दराज साहब, सब जर्नलिस्ट है। जाहिर है हर इंसान अपनी अपनी बींगा जर्नलिस्ट राय दे रहा है। अभी बात हो रही थी कि इमरान खान का नाम नहीं चलता, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा। क्या इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम चल सकता था? तस्वीर तो दूर की बात, आप मुझे ये बताएं। अभी जिशान साहब ने कहा कि ये कौमी सानहा है। मैं जिशान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब कौमी सानहा हो जाए और कोई लीडर कर जाए उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जब बच्चा बिगड़ जाता है ना, इमरान खान साहब बिगड़ गए। इमरान खान साहब को बुलाया गया था, उसके बाद वो बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ। उनको जब वो बिगड़ गए उनको ठीक किया जा रहा है। दूसरी बात, अब मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में फौजी तंसीबात को आग लगाई? नवाज शरीफ की 3 दफा गवर्नमेंट गिराई गई। नवाज शरीफ साहब ने क्या अपने कारकुन को कहा कि फौजी तंसीबात पर आग लगा दें? इमरान खान साहब बाहर ऐसे लीडर आए जिनको बनाया गया, जब उनको हटाया गया तो उन्होंने कहा आग लगा दो। ये फर्क है बाकी लीडर्स में और इमरान खान साहब में। जी उमर दराज साहब, सर उनके बात यह है कि इस सियासी निजाम को चलने दें। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी आप डिलीवरेंस का कंपैरिजन कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। टाइम थोड़ा ऐसा आपका पॉइंट आ गया, इस पे जरा राय ले लेते हैं। जी जिशान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? इमरान साहब, भट्टी साहब सीनियर हैं, भट्टी साहब से कहें कि एक बयान दिखा दें जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जाओ जाकर जीएचक्यू के ऊपर चढ़ जाओ, जाओ जाकर फौजी तंसीबात के ऊपर हमला कर दो। मैं आपको ऐसे एक नहीं सैकड़ों बयान आपको दिखा सकता हूं। और आपके इमरान, अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे सुन लेना सर, मेरे सुन लें, आपने क्वेश्चन कर दिया, मेरे जवाब ले लें आप। अच्छा मेरी बात सुन लें आप, सबीना साहब, मैं जवाब दे लूं। बात ये है, चोर चोरी करे, चोर चोरी करके कहते हैं मैंने चोरी की है। हाँ, चोर के साथी कहते हैं उसने चोरी की है। आप इमरान खान के रहनुमा निकाल लें। सब ने कहा, फरूख हबीब ऑन रिकॉर्ड है, सब ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि इमरान खान साहब ने वहां पर जाके प्लानिंग की और यास्मीन ठीक हो गया। उमर दराज साहब, कोर्ट हाउस में आग लगाई। ऑन रिकॉर्ड है। उमर दराज साहब से कंक्लूड लाते हैं। जी उमर दराज साहब, चोर के साथी थे, जिसमें जो चोर के साथी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए, उनको माफियां मिलती गई। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको जब चोर चोरी करके माफी मांग ले तो माफी मिलती है। इमरान खान साहब ने अपने साथियों को कहा है, जिसको सुधारने की आप बात कर रहे हैं। भाई ये लंदन के अंदर कौन सी एकेडमी है जिसमें 2018 ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। उमर दराज साहब, लंदन में बात ये है, इमरान खान साहब ने माफी मांगी कि मुझे जेरेड कुछ ने छुड़वा देगा, जेरेड कुछ ने नहीं छुड़वा सका, ट्रंप नहीं छुड़वा सका। अब इमरान खान साहब के पास कोई नहीं है और इमरान खान साहब इस वक्त अंदर है। जब इमरान खान साहब को कहीं रिलीफ मिलेगा तो इमरान साहब बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया भट्टी साहब आ गया, पॉइंट आ गया। उमर दराज साहब, आज का प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड कर दें, क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल? जी राइट है, आपके सामने रही सारी सूरत हाल, क्या कंक्लूड कर दीजिएगा प्रोग्राम। अच्छा, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ। भट्टी साहब जो माफी की बात कर रहे थे ना, ये ठीक है, जो गलतियां हो माफी मांगनी चाहिए। 9 मई बड़ा वाकया है या इस मुल्क का आइन तोड़ना बड़ा वाकया है? फिर उन आइन तोड़ने वालों के साथ हुकूमतों में बैठना बड़ा वाकया है। भाई मुल्क रहेगा तो आइन रहेगा। आप इस मुल्क की फौज को जो है वो घरों में जाकर घुस के मार रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीटीआई सबसे आगे है, पीटीआई को बड़ी साहब आ रहे हैं आपकी तरफ।
मुल्क रहने दो, आइन रहने। आ रहे हैं आपकी किसी तरफ। भी जी फौजी जी उमर की दराज। तनसीबात के ऊपर हमला किया है, क्या नहीं साहब? जिसने किसी भी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला सर टाइम बड़ा थोड़ा सा है उमर दराज साहब। ठीक है, उमर दराज साहब सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। ये इमरान खान जी साहब उमर दराज नहीं साहब। रविश डाली है। जो ले जाते हैं, जो जिसने सियासतदानों किया को है कहते वो हैं, गलत है। तो हम यही कह रहे हैं उसको गलत है, justify आप कोई और भी मैं नहीं कह रहे हैं कर गलत है, हमें उसको नजर आ रहा justify कोई भी है, नहीं जिसने कर किया उसको नजर नहीं आ रहा। ठीक, ये हम कह रहे हैं ठीक, इस ठीक, मुल्क का चलें। सियासी निजाम को चलने मैंने तो ये दें। कहा है इमरान कि खान साहब इमरान एक सियासी खान हकीकत साहब है, जिसमें सियासतदान इमरान रहे, साहब ये कह रहे फाशिस्ट हैं नहीं कि चलने जाओ देंगे यहाँ पे सियासत। चलें, ठीक हो गया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। यूं लगता है कि ये डिबेट अभी जारी है, इसके लिए एक और नशिस्त रखनी पड़ेगी। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।